हेलो दोस्तों, नमस्कार। बात कर लेते हैं आज के दिन भर की सारी बड़ी खबरों की, जहां सबसे पहले आपको बताएंगे दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र के दौरान न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय के बाहर तिब्बती कार्यकर्ताओं ने चीन के खिलाफ किया जोरदार प्रदर्शन। दोस्तों, वहां चीन के मौजूद रहते हुए ये भारी प्रदर्शन किया गया, जहां तिब्बत से चाइना को हटाने की मांग की गई। चीन को बाहर करो जैसे नारे लगाकर पूरी दुनिया में चीन की पोल खोल दी। दोस्तों, बताएंगे यूएनजीए में, जहां पर इसके सारे सदस्य देश मौजूद थे, वहां पर इस प्रकार का प्रदर्शन करना कितना बड़ा मैसेज है दोस्तों, और कैसे चाइना को फिर एक बार बेनकाब किया गया है, वही आपको बताएंगे। इधर रूसी विदेश मंत्री ने यूनाइटेड नेशन के मंच से यूएनएससी के लिए भारत का कर दिया खुला समर्थन कि यूएनएससी सीट के लिए भारत को हमारा पूरा समर्थन है, परमानेंट मेंबर होना चाहिए भारत। तो वहीं दोस्तों, इस समर्थन के बाद तुरंत व्लादिमीर पुतिन ने मिला दिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को फोन। बताएंगे क्या बात हुई इनके बीच दोस्तों। उधर भारत के हिसाब से देर रात यूनाइटेड नेशन में जयशंकर जी ने पाकिस्तान को जमकर लगाई लताड़, कह दिया जो हमारा एक पड़ोसी है वो आतंकवाद का केंद्र है, सांप पालोगे तो एक दिन वो तुम्हें डस ही लेगा। लेकिन दोस्तों, गौर करने वाली बात जो हम आपको बताएंगे, आप भी जाएंगे चौंक की कैसे 158 दिनों बाद नींद से जागे ब्रिक्स के देश पाकिस्तान को लेकर दे दिया बड़ा संदेश। दोस्तों, उधर बताएंगे अमेरिका से लौटकर शहबाज शरीफ ने फिर दिखा दिया अपना असली रंग। अफगानिस्तान में सैन्य ठिकाने बनाने की योजना का कर दिया विरोध। वहीं खालिस्तानी आतंकवादी को लेकर भारत को लगी बहुत बड़ी सफलता हाथ। तो वहीं नवरात्रों में क्या रहने वाला है सोने चांदी का हिसाब किताब, सारी जानकारियां एक एक करके हम आपको बताने वाले हैं दोस्तों विस्तार से। बस आप हमेशा की तरह वीडियो के लास्ट तक बने रहेगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले, दुनिया में भारत देश की बढ़ती साख और भारत के पावर का दिल से समर्थन करते हैं तो वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कह दीजिएगा। बात कर लेते हैं पहली सबसे बड़ी खबर की, जहां संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय के बाद चीन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हुआ है। दोस्तों, ये प्रदर्शन तिब्बत की स्वतंत्रता के लिए किया गया। कई लोग संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय के बाहर एकत्रित होकर चीन को तिब्बत से बाहर करो, तिब्बत को आजाद करो जैसे भारी नारे लगाए। प्रदर्शन के लिए पहुंचे समूह ने बताया कि हम बस विश्व के नेताओं से तिब्बत की स्वतंत्रता के लिए अनुरोध करने आए हैं। चीन के खिलाफ नारेबाजी करने वाले लोग तिब्बती कार्यकर्ता थे जो शुक्रवार को न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय के बाहर एकत्रित हुए और चीन के खिलाफ नारेबाजी की। दोस्तों, प्रदर्शनकारियों ने तिब्बत को आजाद करो, चीन को बाहर करो, चीन तिब्बत से बाहर करो के नारे लगाए। न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी के तिब्बती युवा कांग्रेस के उपाध्यक्ष ताशी टुंडुप ने बताया कि हम यहाँ संयुक्त राष्ट्र के प्रतिनिधियों, विश्व नेताओं से तिब्बत का समर्थन करने की मांग कर रहे हैं। तिब्बती स्वतंत्रता के लिए अनुरोध करने आए हैं। हम चाहते हैं कि बाकी देश हमारा समर्थन करे, तिब्बत को बचाने में हमारी मदद करे और चीन को तिब्बत से भगाने में हमारी हेल्प करे। जी हाँ, इसीलिए चीन के खिलाफ यह विरोध प्रदर्शन संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र के दौरान किया गया, जहां विश्व के बड़े बड़े नेता वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करने के लिए पहुंचे थे। इतना ही नहीं दोस्तों, बलूच समुदाय के लोगों ने भी बलूचिस्तान की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। शुक्रवार को न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय के बाहर एकत्रित हुए प्रदर्शनकारियों ने मुक्त बलूचिस्तान की मांग कर दी। समाचार एजेंसी ANI से बात करते हुए बलूच नेशनल मूवमेंट के सामी बलूच ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र में अपने संबोधन के दौरान वैश्विक शांति और बलूचिस्तान की स्थिति की अनदेखी करने के लिए पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की आलोचना की। उन्होंने कहा कि आज पाकिस्तानी प्रधानमंत्री ने कहा कि हम फलस्तीन के लिए शांति चाहते हैं, लेकिन हम कहते हैं कि बलूचों का फिर क्या होगा। आपने 1948 से हम पर जबरन कब्जा करके रखा हुआ है, आप हमारे क्षेत्र में हत्याएं करवा रहे हैं, अदालतों में हमारे लोगों को मार रहे हैं, उसका क्या? हम तो आपके नजदीक है, जब आप हम पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं तो फलस्तीन के लिए शांति मांग कर क्या दिखाना चाहते हो? दोस्तों, बहुत अच्छे और बेहतरीन तरीके से शहबाज शरीफ को इन बलूच के लोगों ने न्यूयॉर्क में घेरा। दोस्तों, ऐसे में अगर आप भी मानते हैं कि इन लोगों की मांग बिल्कुल जायज है तो सामने लाइक का बटन अभी तक लाइक नहीं किया है तो बटन जरूर दबा दीजिएगा, लाइक वाला। नेक्स्ट खबर की बात करें, जहां
रशिया ने भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद बोले तो यूएनएससी का अस्थायी सदस्य यानी परमानेंट मेंबर बनाने की मांग कर दी। शनिवार को 80वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा में बोलते हुए रशिया के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने भारत और ब्राजील को यूएनएससी का अस्थायी सदस्य बनने के लिए मॉस्को के समर्थन का ऐलान कर दिया। लावरोव ने कहा कि दोनों देश विस्तारित और पुनर्गठित सुरक्षा परिषद के प्रबल दावेदार हैं। रूस से पहले भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग तोब्गे ने भी यूएनएससी में भारत को अस्थायी तौर पर शामिल करने पर जोर दिया है। रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपने संबोधन में कहा कि हम परिषद में अस्थायी सदस्यता के लिए ब्राजील और भारत के आवेदन का समर्थन करते हैं। सुरक्षा परिषद में सुधार का मुद्दा बेहद महत्वपूर्ण है। रशिया चाहता है कि एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के देशों के जरिए प्रतिनिधित्व का विस्तार कर इसका लोकतंत्रीकरण किया जाए। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 15 देश है, इनमें 5 अस्थायी सदस्य हैं जिनके पास वीटो शक्ति है। भारत लंबे समय से अस्थायी सीट की कोशिश कर रहा है दोस्तों। तो वहीं इधर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पिछले हफ्ते भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ टेलीफोन पर बातचीत की और भारत की बढ़ती इकोनॉमी को लेकर जमकर तारीफ की। क्रेमलिन की आधिकारिक वेबसाइट के मुताबिक रूसी नेता ने रूसी सरकार के सदस्यों के साथ एक बैठक के दौरान इस बातचीत का विवरण साझा किया। पुतिन ने रूसी भारतीय संबंधों को स्थिरता पर जोर दिया और उन्हें राष्ट्रीय सहमति पर आधारित बताया। उन्होंने मोदी जी के नेतृत्व में शासन और आर्थिक विकास में भारत की उपलब्धियों की सराहना भी की। पुतिन ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत पूरे तरीके से स्वतंत्र संप्रभु नीति अपना रहा है और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आर्थिक क्षेत्र में बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त कर रहा है। भारत दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में सबसे ज्यादा आर्थिक विकास दर प्रदर्शित कर रहा है। हालांकि इनके बीच में बातचीत बड़ी नॉर्मल हुई, लेकिन जब भी रशिया और भारत के बीच में बातचीत होती है तो अमेरिका और चीन के कान जरूर खड़े हो जाते हैं और आज के समय में अमेरिका के कान ज्यादा खड़े हो रहे हैं। इस मामले पर, इन मुद्दों पर आपकी क्या राय है दोस्तों, जरूर लिखकर बताएगा। इतना ही नहीं, परमानेंट मेंबरशिप के लिए भूटान ने भी भारत का बड़ा समर्थन कर दिया। कह दिया भारत को यूएनएससी में परमानेंट सीट मिलनी ही चाहिए। भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग तोब्गे ने यूएनजीए के 80वें सत्र में रशिया के बाद इन्होंने भी भारत का समर्थन कर दिया दोस्तों, ताकि भारत को यूएनएससी में परमानेंट सीट मिल सके। भूटानी प्रधानमंत्री ने कहा कि यूएनएससी को सिर्फ दिखावे की संस्था नहीं रहनी चाहिए, बल्कि दुनिया की असली चुनौतियों का हल देने वाली प्रभावी ताकत बननी चाहिए। उन्होंने कहा कि भूटान संयुक्त राष्ट्र सुधार का समर्थन करता है, जिसमें सुधार परिषद का विस्तार भी शामिल है। एक सुधारित सुरक्षा परिषद में भारत और जापान जैसे सक्षम और नेतृत्वकारी देशों को जगह मिलनी ही चाहिए। जी हाँ, इन्होंने ब्राजील का नाम ना लेकर दोस्तों इन्होंने भारत के साथ जापान का नाम जोड़ा है। ऐसे में थैंक यू भूटान, थैंक यू व्लादिमीर पुतिन। कमेंट में जरूर कह लीजिएगा आप लोग दोस्तों भारत का समर्थन करने के लिए। अगली खबर की बात करते हैं, जहां भारत के विदेश मंत्री जयशंकर जी ने शनिवार को संयुक्त राष्ट्र महासभा में पाकिस्तान पर तगड़ा करारा हमला बोला दोस्तों। उन्होंने पाकिस्तान को वैश्विक आतंकवाद का गढ़ बता दिया और उस पर दशकों से अंतर्राष्ट्रीय आतंकी हमलों के पीछे होने का आरोप लगाया। जयशंकर जी ने कहा कि भारत को अपनी आजादी के बाद से ही इस चुनौती का सामना करना पड़ा है, क्योंकि उसका पड़ोसी वैश्विक आतंकवाद का गढ़ है। दशकों से बड़े बड़े अंतर्राष्ट्रीय आतंकी हमलों की जड़ उसी एक देश से जुड़ी है। संयुक्त राष्ट्र के आतंकियों की सूची में ऐसे कई नाम है जो उस देश के नागरिक हैं। विदेश मंत्री जयशंकर जी ने इस साल अप्रैल में पहलगाम में निर्दोष पर्यटकों की हत्या को हालिया सीमा पार आतंकी बर्बरता का उदाहरण बताया। उन्होंने कहा कि भारत ने अपने लोगों की सुरक्षा के लिए जवाबी कार्रवाई की और इस घटना के आयोजकों और दोषियों को न्याय के कटघरे में लाया गया। जयशंकर जी ने कहा कि आतंकवाद से निपटना हमारी प्राथमिकता है, क्योंकि ये कट्टरता, हिंसा, असहिष्णुता और डर को मिलाकर चलता है। इसलिए हमें अपने अधिकारों की रक्षा करते हुए ऐसे खतरों का डर कर सामना करना ही होगा। जी हाँ, उन्होंने जोर देकर कहा कि आतंकवाद एक साझा खतरा है, इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को और गहरा करना बहुत ज्यादा जरूरी है। जयशंकर जी ने कहा कि जब देश खुले तौर पर आतंकवाद को अपनी नीति बना लेते हैं, जब आतंकी अड्डे बड़े पैमाने पर चलते हैं और जब आतंकियों का सार्वजनिक तौर पर महिमा मंडन किया जाता है, तो ऐसे कदमों की कड़ी निंदा होनी चाहिए। आतंकवाद की फंडिंग रोकनी होगी और बड़े आतंकियों पर प्रतिबंध लगाना ही होगा। यानी कि जयशंकर जी ने पूरी दुनिया के सामने, बड़े बड़े नेताओं के सामने क्लियर कर दिया कि हमारा जो एक पड़ोसी है वो आतंकवाद का एपी सेंटर है, आतंकवाद का केंद्र है। अगर विश्वास नहीं तो इतिहास उठाकर देख लो, जहां जहां आतंकी हमले हुए हैं पाकिस्तान का ही हाथ निकला है। हर तरीके से दोस्तों भारत ने तगड़ा करारा जवाब दिया है पाकिस्तान को और पूरे दुनिया में उसको बेनकाब किया है। ऐसे में थैंक यू जयशंकर जी, जरूर कमेंट में कहिएगा आप लोग दोस्तों।
तो वहीं अगर बात ब्रिक्स की करें दोस्तों, तो 158 दिनों बाद नींद से आखिरकार जाग ही गए ब्रिक्स के देश, ब्रिक्स के नेता। अब जाकर पहलगाम आतंकी हमले की कर दी निंदा। इस हमले के बाद पाकिस्तान की दुनिया भर के कई लोगों ने निंदा की थी, लेकिन अब ब्रिक्स के देशों ने शनिवार को संयुक्त बयान जारी करके जम्मू कश्मीर के पहलगाम आतंकी हमले की निंदा कर दी और इसे एक आपराधिक काम बता डाला। जी हाँ, कड़ी आलोचना करते हुए ब्रिक्स देशों ने अपने संयुक्त बयान में दोहराया कि आतंकवाद को किसी भी धर्म, राष्ट्रीयता, सभ्यता या जातीय समूह से नहीं जोड़ा जाना चाहिए और आतंकवादी गतिविधि और उनके समर्थन में शामिल सभी लोगों को जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। इसके अलावा उन्हें संबंधित राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार न्याय के कटघरे में लाया जाना चाहिए। आपको याद होगा, इससे पहले शंघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ के नेताओं ने जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए आतंकवादी हमले की भी कड़ी निंदा की थी। हालांकि संयुक्त घोषणा पत्र में पाकिस्तान का नाम नहीं लिया गया, जबकि भारत लंबे समय से ये आरोप लगाता रहा है कि पाकिस्तान आतंकवादी संगठनों को सुरक्षित पनाह देता है। जयशंकर जी ने तो यहाँ तक कह दिया कि सांप पालोगे तो एक दिन वो तुमको डस ही लेगा, और ये क्लियर बात उन्होंने बिना नाम लिए पाकिस्तान को सीधा जवाब दिया था। तो वहीं दोस्तों अगली खबर की बात करते हैं, जहां अफगानिस्तान में सैन्य ठिकाने बनाने की योजना का भारी विरोध पाकिस्तान, चीन समेत देशों ने जारी कर दिया बयान। बता दें, अफगानिस्तान में या उसके आसपास किसी भी सैन्य ठिकाने स्थापित करने की योजना को लेकर पाकिस्तान, चीन, ईरान और रशिया ने कड़ा विरोध जता दिया। इन देशों ने संयुक्त रूप से अफगानिस्तान की सार्वभौमिकता, क्षेत्रीय अखंडता और स्वतंत्रता का सम्मान करने का आह्वान किया। ये फैसला चीन, ईरान, पाकिस्तान और रशिया के विदेश मंत्रियों की चौथी इस चतुर्पक्षीय बैठक में लिया गया दोस्तों, यानी कि सेम वहीं यूएनजीए में लिया गया। संयुक्त बयान में चारों देशों ने नाटो सदस्य देशों को अफगानिस्तान की वर्तमान स्थिति के लिए मुख्य जिम्मेदार ठहराया और आर्थिक सुधार व विकास के अवसर देने पर जोर दिया। चारों देशों ने क्षेत्र में सक्रिय आतंकवादी समूहों जैसे ISIL, अलकायदा, TTP, BLA और मजीद ब्रिगेड के खतरे पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने अफगान अधिकारियों से इन समूहों को समाप्त करने, हथियार और वित्त पोषण की पहुंच रोकने, प्रशिक्षण शिविर बंद करने और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ाने का आग्रह किया। चारों देशों ने अफगान मुद्दे के राजनीतिक समाधान के लिए सभी कूटनीतिक प्रयासों का समर्थन किया। उन्होंने मॉस्को फॉर्मेट, अफगान पड़ोसी देशों की बैठक और शंघाई सहयोग संगठन की भूमिका को सकारात्मक बताया। इन देशों का संयुक्त बयान न केवल अफगानिस्तान में सैन्य ठिकानों के खिलाफ है, बल्कि ये क्षेत्रीय शांति, सुरक्षा और विकास के लिए एक सशस्त्र संदेश भी है। उन्होंने सभी पक्षों से शांति और सहयोग पर ध्यान केंद्रित करने का आह्वान भी किया। दोस्तों आपको बता दें, ये बयानबाजी, ये संयुक्त डिसीजन ऐसे समय में लिया गया है जिस समय अमेरिका कह रहा था कि वो बगराम एयरबेस पर फिर से कब्जा करेगा। इसको कहीं ना कहीं एक बार फिर बड़ी कूटनीति के तौर पर देखा जा रहा है दोस्तों, क्योंकि चीन को पता है कि अगर ऐसे संयुक्त हम बयान जारी नहीं करेंगे तो अमेरिका बगराम पर कब्जा कर लेगा। ऐसे में चीन का मंसूबा कभी पूरा नहीं हो पाएगा। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में इस संयुक्त बयान के पीछे चीन की बड़ी चाल मानी जा रही है। आपकी क्या है इस पर राय, बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। नेक्स्ट खबर की बात कर लेते हैं, जहां खालिस्तानी आतंकी नेटवर्क पर भारत का जोरदार चोट, बब्बर खालसा का आतंकी पिंडी यूएई से सीधा भारत लाया गया। बता दे, पंजाब पुलिस ने एक बहुत बड़ी सफलता हासिल की है। बब्बर खालसा इंटरनेशनल यानी BKI के आतंकवादी परमिंदर सिंह उर्फ पिंडी को संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई से भारत प्रत्यर्पित कर दिया गया है। ये कार्रवाई केंद्रीय एजेंसियों और विदेश मंत्रालय के सहयोग से संभव हो पाया है। पंजाब के पुलिस महानिदेशक गौरव यादव ने शनिवार को इस ऑपरेशन की जानकारी दी। पिंडी, जो बटाला बोले तो गुरदासपुर का निवासी है, पाकिस्तान में बैठे आतंकियों हरविंदर सिंह उर्फ रिंडा और हैप्पी पाजिया का करीबी सहयोगी है। वो पेट्रोल बम हमलों, हिंसक हमलों और उगाही जैसे जघन्य अपराधों में शामिल रहा है। इसके अलावा सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके वो आतंकवादी गतिविधियों के लिए धन जुटाता था। उसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस यानी RCN जारी किया गया था। उसके बाद उसे यूएई में गिरफ्तार किया गया। पिंडी की गिरफ्तारी के लिए बटाला पुलिस ने इंटरपोल के माध्यम से रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया था। इसके बाद 24 सितंबर को पंजाब पुलिस का एक 4 सदस्यीय दल, जिसमें एक वरिष्ठ अधिकारी शामिल थे, यूएई रवाना हुए। उन्होंने विदेश मंत्रालय और यूएई अधिकारियों के साथ तालमेल बनाकर सभी कानूनी औपचारिकताएं पूरी की। नतीजतन पिंडी को अबू धाबी से भारत लाया गया। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ अगली खबर की बात करते हैं, जहां
नेपाल में तख्ता पलट के बाद पहली बार सार्वजनिक कार्यक्रम में दिखाई दिए केपी शर्मा ओली। जेनजीज पर उन्होंने क्या बोला दोस्तों, और सुशीला कार्की के प्रधानमंत्री बनने पर उन्होंने क्या बोला, आपको बता दें नेपाल में जेनजीज समूह के सरकार विरोधी प्रदर्शन के बाद प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा था। इस घटना के बाद ओली ने चुप्पी साध ली थी। शनिवार को पहली बार उनका इस घटना पर बयान आया। ओली ने विरोध प्रदर्शन के दौरान प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने का आदेश देने के आरोपों को खारिज कर दिया। ओली ने भ्रष्टाचार और सोशल मीडिया पर प्रतिबंध को लेकर सरकार के खिलाफ हिंसक प्रदर्शन के बीच 9 सितंबर को प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद अपनी पहली सार्वजनिक टिप्पणी में यह बात कही। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी बोले तो एकीकृत मार्क्सवादी लेनिनवादी के अध्यक्ष ओली ने भक्तपुर जिले के गुंडू क्षेत्र में अपने निजी आवास पर पार्टी के कुछ नेताओं और कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि मैंने आंदोलन के दौरान जेनजीज प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने का आदेश नहीं दिया। तो फिर सवाल खड़े होते हैं कि आखिरकार प्रदर्शनकारियों पर गोली किसने चलवाई। तो ओली ने दावा किया है कि यह घटना एक सोची समझी साजिश के तहत अंजाम दी गई है। उन्होंने इस पर मामले की जांच की भी मांग कर दी है। वहीं ओली ने सुशीला कार्की के नेतृत्व में बनी अंतरिम सरकार की आलोचना की। उन्होंने दावा किया कि यह सरकार संवैधानिक प्रक्रिया के माध्यम से नहीं बल्कि आगजनी और तोड़फोड़ के माध्यम से बनाई गई सरकार है। कार्की के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार का गठन 12 सितंबर को हुआ, जिससे ओली सरकार के पतन के बाद कई दिनों से जारी राजनीतिक अनिश्चितता समाप्त हो गई। वहीं उन्होंने जोर देकर कहा कि उनकी सरकार ने ना तो कोई भ्रष्टाचार किया और ना ही होने दिया। उन्होंने आगे कहा कि अब मैं अफवाहें सुन रहा हूं कि सरकार पासपोर्ट बंद कर देगी। ये क्या सोच रही है, हम इस सरकार के को देश सौंप कर विदेश भाग जाएंगे? क्या हम ऐसा सोच रहे हैं? हमें इस देश का निर्माण करना है, एक बार फिर हम इसे संवैधानिक लोकतांत्रिक मुख्य धारा में लाएंगे। दोस्तों अगली खबर की बात कर लेते हैं, जहां अबू धाबी बैब्स मंदिर में सुल्तान अहमद बिन सुलाइम पहुंचे, भव्यता देख बोले अद्भुत अनुभव। जी हां, संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई के प्रमुख व्यवसायी डीपी वर्ल्ड के ग्रुप चेयरमैन एवं सीईओ, पोर्ट्स कस्टम्स और फ्री जोन कॉर्पोरेशन के चेयरमैन सुल्तान अहमद बिन सुलाइम ने अपने बेटे गनीम बिन सुलाइम के साथ अबू धाबी स्थित बीएपीएस हिंदू मंदिर का दर्शन किया। उन्होंने लगभग 2 घंटे मंदिर की भव्य वास्तुकला, आध्यात्मिकता और सांस्कृतिक धरोहर का अनुभव किया। इस दौरान स्वामी ब्रह्म विहार दास जी ने सुल्तान अहमद बिन सुलाइम का आभार व्यक्त किया। उन्होंने बताया कि किस प्रकार बिन सुलाइम ने मंदिर की यात्रा में निरंतर सहयोग दिया, चाहे कोविड-19 की चुनौतियों के समय मंदिर के पत्थरों के परिवहन की सुविधा उपलब्ध कराना हो या मंदिर के लिए टिकाऊ और प्रगतिशील पहलों का समर्थन करना हो। उन्होंने कहा कि उद्घाटन से पहले, उस समय और उसके बाद भी बिन सुलाइम जी की उपस्थिति एक शक्ति और प्रेरणा का स्रोत रही है। दोस्तों वहीं सुल्तान अहमद बिन सुलाइम ने कहा कि मैं बहुत सम्मानित महसूस कर रहा हूं कि मैं यहां आया। ये अद्भुत रचना का एक छोटा हिस्सा बनना सम्मानजनक है। पिछली यात्रा से यह पूरी तरह अलग है। स्थान चयन प्रेरणादायी था। महामहिम को पता था कि यही सबसे उत्तम स्थान होगा। उन्होंने मंदिर के निर्माण की प्रक्रिया का जिक्र करते हुए कहा कि जब मैं पहली बार आया था तब मचान, कच्ची जमीन और रेत के ढेर थे। आपने 3D प्रिंटेड दीवारें, इमर्सिव स्क्रीन और अद्भुत नक्काशी का वर्णन किया था। मैं समझ तो सकता था लेकिन कल्पना नहीं कर पाया। आज पूर्ण रूप से मैं देख पा रहा हूं और वास्तव में ये मंदिर अद्भुत है। जी हां दोस्तों, ऐसे में आपकी जो भी राय हो, लेकिन कमेंट में जय श्री राम जरूर लिख दीजिएगा। दोस्तों नेक्स्ट खबर की बात करते हैं, जहां जनमत संग्रह की बात करने वाले पाकिस्तान की असलियत फिर एक बार उजागर। पीओके में निर्दोषों पर करवा दी फायरिंग, 18 हुए घायल। बता दें पाकिस्तान अपने ही लोगों को मारने की वजह से हाल ही में इंटरनेशनल स्तर पर बदनाम हुआ है। अब एक और वीडियो सामने आया है जिसमें पाकिस्तानी पुलिस ओपन फायरिंग कर रही है। बताया जा रहा है कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर बोले तो पीओके के कोटली में पुलिस ने यह फायरिंग की है। पैमाने पर इस फायरिंग को लेकर प्रदर्शन भी हो रहा है। दोस्तों आरोप है कि पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने निहत्थे नागरिकों पर गोली, सीधी गोली चला दी। वायरल हो रहे वीडियो में क्लियरली देखा जा सकता है कि कई राउंड फायरिंग हुई, जिसको लेकर लोगों में गुस्सा पनप गया और सड़कों पर हजारों लोग उतर आए। कई सड़कें बंद कर दी गई और पत्रकारों को रिपोर्टिंग की अनुमति नहीं दी जा रही। दोस्तों इस हफ्ते में यह दूसरी बड़ी घटना है जब पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में पुलिस और आम नागरिक आमने सामने आ चुके हैं। इससे पहले आपको याद होगा गुरुवार को पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की राजधानी मुजफ्फराबाद में कश्मीरी नागरिकों में आजादी के नारे लगाए थे। ऐसे में यह कहना गलत नहीं होगा कि अगर पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में जनमत संग्रह हो जाए तो पीओके पाकिस्तान का इलाका नहीं रहने वाला है। जी हां दोस्तों, पीओके को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही बता दें
जम्मू कश्मीर में घुसपैठ करने की बहुत बड़ी तैयारी में आतंकवादी। दोस्तों, जम्मू कश्मीर में बर्फबारी से पहले आतंकियों ने शुरू कर दी घुसपैठ। हाई अलर्ट पर सुरक्षा बल, कसली कमर। जी हां, जम्मू कश्मीर में नियंत्रण रेखा यानी LOC के पार आतंकवादी लॉन्च पैड्स के मौजूद होने की खबर सामने आई है। घाटी में सर्दियों के दौरान बर्फबारी से पहले आतंकवादी घुसपैठ की कोशिशों में बढ़ोतरी को देखते हुए सुरक्षा बल हाई अलर्ट पर है। BSF कश्मीर फ्रंटियर के IG अशोक यादव ने बांदीपोरा और कुपवाड़ा सेक्टरों में सीमा पार आतंकवादी के मौजूद होने की पुष्टि की है। IG ने यह भी बताया कि सर्दियों में भारी बर्फबारी से पहले घुसपैठ की कोशिशें हमेशा बढ़ जाती हैं, क्योंकि आतंकवादियों को पता रहता है कि अगले 6 महीनों में उनके पास LOC पार करने के कम मौके होंगे। इसलिए शरद ऋतु कड़ी सतर्कता के लिए एक महत्वपूर्ण समय है। उन्होंने कहा कि आतंकवादी समूह अक्सर अपनी गतिविधियों को छिपाने और सीमा पार करने के लिए खराब मौसम जैसे भारी बारिश या कोहरे का इंतजाम करते हैं। ऐसे में ऑल द बेस्ट इंडियन आर्मी कमेंट में जरूर कह दीजिएगा। दोस्तों, साथ ही नेक्स्ट खबर बता दें, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शनिवार को अमेरिकी रक्षा मंत्रालय को पोर्टलैंड में सैनिक भेजने का निर्देश दे दिया। राष्ट्रपति ट्रंप ने यह कदम अमेरिका की होमलैंड सिक्योरिटी की मंत्री क्रिस्टी नोयम के कहने पर उठाया है। ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट में लिखा कि युद्धग्रस्त अमेरिकी राज्य पोर्टलैंड की रक्षा करने के लिए सभी जरूरी सैनिकों को भेजा जाए। वहीं दोस्तों, अमेरिका ने कोलंबिया के राष्ट्रपति का वीजा ही कर दिया रद्द। आखिर क्यों किया ऐसा, बता दें। अमेरिका और कोलंबिया के बीच तनाव उस समय और ज्यादा बढ़ गया दोस्तों, जब अमेरिकी विदेश विभाग ने घोषणा कर दी कि वो लैटिन अमेरिकी देश कोलंबिया के राष्ट्रपति गुस्तावो पेत्रो का वीजा रद्द कर रहा है। ये फैसला न्यूयॉर्क में हुए एक प्रदर्शन के बाद लिया गया, जिसमें पेत्रो ने अमेरिकी सैनिकों से राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आदेश को न मानने की अपील की थी। विदेश विभाग ने सोशल मीडिया पर कहा कि हम पेत्रो का वीजा उनके लापरवाह और भड़काऊ कृत्यों के कारण रद्द कर रहे हैं। दरअसल पेत्रो संयुक्त राष्ट्र महासभा के वार्षिक अधिवेशन में भाग लेने के लिए आए थे। शुक्रवार को गाजा युद्ध के खिलाफ पास में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा कि मैं अमेरिका की सेना के सभी सैनिकों से कहता हूं कि अपनी बंदूकें मानवता पर न तानो और ट्रंप के आदेशों की अवज्ञा करो। ये स्पष्ट नहीं है कि इस फैसले के चलते पेत्रो को अमेरिका से अपेक्षित समय से पहले लौटना पड़ा या नहीं। विदेश विभाग ने यह भी स्पष्ट नहीं किया है कि वीजा रद्द होने से उनकी भविष्य की यात्राओं पर असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। तो दोस्तों, वहीं आपको बता दें, तमिलनाडु में एक्टर विजय की रैली में भगदड़ के बीच 36 की मौत की बहुत बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही। 36 लोग मर गए और 50 से भी ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। दोस्तों, तमिलनाडु के करूर में एक्टर विजय की रैली में हुई भगदड़ के दौरान मरने वालों का आंकड़ा बढ़कर 36 हो गया। मृतकों में बच्चे और महिलाएं भी शामिल हैं। तमिलनाडु के स्वास्थ्य मंत्री ने यह बड़ी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 40 से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी इस पर गहरा दुख जताया। दोस्तों, मोदी जी ने एक्स पर लिखा कि तमिलनाडु के करूर में एक राजनीतिक रैली के दौरान हुई दुर्भाग्यपूर्ण घटना अत्यंत पीड़ादायक है। मेरी संवेदनाएं उन परिवारों के साथ है जिन्होंने अपने परिजनों को खो दिया है। इस कठिन समय में ईश्वर उन्हें शक्ति प्रदान करे। सभी घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूँ। तो वहीं आपको बता दें, नवरात्र में उछाल के बाद भी सोना क्यों है सस्ता। दरअसल शारदीय नवरात्रि के 5वें दिन उछाल के बाद भी सोने के दाम पहले से कम हुए हैं। 26 सितंबर 2025 को सोने के रेट उछाल के बाद भी पिछले 2 दिन के मुकाबले काफी कम है। बीते 2 दिन में सोने के दामों में 1230 रुपए से 12,500 रुपए तक की गिरावट देखने को मिली थी, जबकि 26 सितंबर को 440 रुपए के उछाल के बावजूद 500 रुपए का फायदा ही है। गुड रिटर्न की रिपोर्ट के हवाले से बता दें कि 26 सितंबर को 24 कैरेट के 10 ग्राम सोने के दाम में 440 रुपए के उछाल के बाद कीमत 1,14,880 रुपए है, जबकि 2 दिन पहले दाम 1,15,370 रुपए था। 22 कैरेट का 10 ग्राम सोना 400 रुपए उछलकर 1,05,300 रुपए पर पहुंच गया, जबकि बीते दिन सोने का रेट 1,05,750 रुपए था। 18 कैरेट का 10 ग्राम सोना 330 रुपए महंगा होने के बाद भी 86,160 रुपए पर पहुंचा, जबकि 2 दिन पहले रेट 86,530 रुपए था। जी हाँ दोस्तों, बाकी जानकारी आप स्क्रीन पर देख ही पा रहे होंगे। लगे हाथ तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जॉइन कर दीजिएगा। तो दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगली बड़ी खबर में। यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत।